है ना सर, डिस्ट्रिक्ट ये बड़ा ऑनलाइन स्पेस तो होगा। सर ये रजिस्टर को कंपैरिजन हो रहा था बिटवीन कॉस्ट मेथड एंड इक्विटी मेथड। ये कल से रिलेटेड कंफ्यूजन है। तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉस्ट मेथड सर जी ये इन्वेस्टमेंट बस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें और देन फिर वेट करें उन डेट्स का, दिन डेट्स पे डिविडेंड डिक्लेयर होकर रिसीव हो। ठीक है सर। इक्विटी मेथड क्या है अभी तक? इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना, फिर जब प्रॉफिट्स अर्न हो जाए तो उसका हिस्सा रिकॉर्ड करना। ठीक है। देन मेरी बात ये हो रही थी कि अगर इस प्रॉफिट के शेयर को रिकॉर्ड करने के बाद अब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, ये प्रॉफिट अर्न हुआ है या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? सेकंड एंट्री नहीं, सेकंड एंट्री प्रॉफिट अर्न हुआ है और हमने अपना शेयर ले लिया। अब अगर डायरेक्टर्स बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करे तो फिर अब एंट्री क्या होनी चाहिए इस केस में? नहीं, एंट्री तो होनी चाहिए सर। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट होगा सर। अब ये करंट एसेट बन जाएगा तो शायद वो जो इन्वेस्टमेंट में हमने 12 रखा हुआ था उनमें उसमें सब कुछ निकलना चाहिए, नॉन करंट की बजाय करंट होना चाहिए। डिविडेंड रिसीवेबल हमेशा कहाँ नजर आता है? करंट एसेट्स में या नॉन करंट एसेट्स में? तो करंट एसेट में क्यों नजर आता है? क्योंकि इसकी भी टाइम लिमिट भी है ना, 30 डेज, 35 डेज, मैक्सिमम 45 डेज अकॉर्डिंग टू लॉ इसने पे होना। तो क्या एंट्री करेंगे सर? लेट्स से हम डिविडेंड रिसीव डिक्लेयर व्हाट 10, तो डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर रहे हैं। शेयर जो बनाया तो बड़ा फर्क है सर। डिविडेंड इनकम क्रेडिट करने में क्या एतराज है? क्या 12 में ये 10 होगा सर? यस सर। तो डबल तो नहीं हो जाएगा सर? यस सर। तो सिंपली फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के साथ ब्रैकेट में वर्ड्स पढ़े। वो प्रॉफिट रिसीवेबल जो पहले हमें नहीं पता था कि इसी साल मिलना है या अगले साल मिलना है, क्या उसमें से 10 अब इस साल फाइनल हो गया सर? तो ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल में से निकल के बस करंट रिसीवेबल बनना। क्या इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है? तो अगर डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करेंगे डबलिंग हो जाएगी। तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मींस तो प्रॉफिट शेयर पहले हमने इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर लिया था, उसमें से कितना कम हो जाएगा? ठीक है सर, डिफरेंस समझ आता है सर? ये लेफ्ट वाली ये जो एंट्री है लेफ्ट साइड पे, वहां इनकम की रिकॉर्ड की है। ठीक है सर। इस एंट्री के क्या इफेक्ट्स होंगे? नहीं मतलब कहाँ नजर आएंगे इसके इफेक्ट्स? एसेट्स में प्लस माइनस हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स में से 10 लेस होते, करंट एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल आता है। ठीक है सर, क्लियर? और अगर डिविडेंड रिसीव हो जाए फिर डिविडेंड रिसीवेबल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और रिसीवेबल खत्म हो जाएगा।
सर मैं प्रॉफिट का शेयर आपने कब ले लिया, जब अर्न हुआ, तो फिर जैसे जैसे उसमें से मिलता रहा, उसमें फिर डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, पहले डिक्लेयर हुआ फिर रिसीव। ठीक है सर। तो ये जो स्टोरी है राइट साइड पे, ये फिर है इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड में सिर्फ शायद नई चीज क्या है कि जब प्रॉफिट अर्न हो जाता है एसोसिएट में, तो इन्वेस्टर अपना हिस्सा उसमें से रिकॉर्ड कर रहा है, और उसी की वजह सेकंड एंट्री होने की वजह से थर्ड एंट्री में डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर सेकंड एंट्री ना हुई हो तो फिर डिविडेंड इनकम क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है सर, क्लियर हो गया? चलो पेज नंबर 244 पे, या एक सेकंड जरा 243 पे जरा कुछ वर्ड जरा देखें। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टर अगर है तो कॉस्ट मेथड भी अडॉप्ट कर सकता है। IFRS 9 एक सेकंड जरा अगर हम इस वक्त जहन से निकाल दें तो फिर आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। इक्विटी मेथड भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यही है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कॉस्ट मेथड ही होता है। लेकिन कौन सी चॉइस बहरहाल है, इक्विटी मेथड अडॉप्ट हो सकता है। आपका क्या ख्याल है वैसे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉर्मली क्या होता है? ऐसे ही होता है। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कब है? जब एक सब्सिडरी हो। अगर एक सब्सिडरी है, कम से कम एक सब्सिडरी है और साथ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी मेथड ही अडॉप्ट होना है, वहां कोई चॉइस नहीं। एक सेकंड दोबारा लिंक, अगर फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी मेथड अडॉप्ट किया हो, तो उसने क्या किया होगा? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड की होगी, प्रॉफिट का शेयर लेता रहा होगा, डिविडेंड अगर मिलेगा तो ये एंट्रीज करता जा रहा होगा। तो क्या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए करनी पड़ेगी? हमें ये एडजस्टमेंट कब करनी पड़ेगी? पर इसलिए नॉर्मली कॉस्ट मॉडल ही अडॉप्ट हुआ होता है, कॉस्ट मेथड सॉरी कर लेते हैं। लेकिन अगर इक्विटी मेथड ही सेपरेट में रिकॉर्ड हुआ और कंसोलिडेटेड में तो होना ही इक्विटी मेथड है, तो शायद फिर किसी एडजस्टमेंट की जरूरत कहाँ नहीं रहेगी। चलिए अभी ये बातें हुई हैं, इनको कुछ जरा फिगर्स की बेस पर जरा अंडरस्टैंड करते हैं। पेज नंबर 244 पर बाकी ये बातें जो मैंने आपके सामने की नीचे एंट्रीज लिखी हैं। सर उबैद बैठ जाएं कहीं, सर इतनी चेयर खाली है, कौन सी चेयर चूज करना चाह रहे हैं? हुक्म करें, चेयर उठा लेते हैं वहां से। इतनी खाली चेयर देखी आपने? खैर तो नाम लिखा तो नहीं गया था? एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 244। Parent acquired 40% of equity of A। अब A जहां वर्ड आएगा शायद एसोसिएट के लिए आएगा। Parent acquired 40% equity of on, बहुत से वर्ड मिलते जुलते ही होंगे। व्हाट इज दिस? 1 जनवरी 18 एक्विजिशन डेट, कितने की, कितने के 40% शेयर्स? 45,000 के। इट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट द एक्विजिशन डेट द शेयर कैपिटल and retained earnings of A were 1,000 and 99,000 respectively, 99,000 rupees respectively. The trial balance of A and P, investor and associate। अच्छा यहाँ P इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से जब हमने डिस्कशन करनी है तो एक सब्सिडी, ये ज़हन में रखनी बात, एक सब्सिडी मिनिमम होगी, इसलिए पेरेंट जो है यही इन्वेस्टर भी होगा। पेरेंट ये क्यों होगा? किसी एक सब्सिडी की वजह से, और यही पेरेंट इन्वेस्टर क्यों होगा? किसी एक एसोसिएट की वजह से। मतलब कम से कम 2 इन्वेस्टमेंट्स होंगी, एक किसी सब्सिडी में और एक कम से कम किसी एसोसिएट में, तो पेरेंट ही इन्वेस्टर बन जाएगा। जी सर, ट्रायल बैलेंस बना हुआ सर, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये ट्रायल बैलेंस डेट है ऊपर 31 दिसंबर 19, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ जो डेट लिखी है इसका मतलब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, इन्वेस्टमेंट इन ए, पी में इन्वेस्टमेंट की फिगर आ रही है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रजिस्टर करो।
उसी तरह स्टार्ट करें एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ ए। क्या हो सकता है पेरेंट हैज पेड मोर और लेस देन हिज proportionate share in the fair value of net assets of associate on the date of acquisition? जी सर, पेरेंट का शेयर कितना है? पेरेंट मैं बोलूंगा यहाँ तो पेरेंट मींस इन्वेस्टर 40%। तो एनसी का कितना हो गया? पेरेंट के पास अगर 40% शेयर है तो एनसी के पास कितने परसेंट है? एनसी तो हम हैं। एनसी का कॉन्सेप्ट ही क्या? एनसी मीनिंग क्या है? तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो हमारा है, हम एनसी हैं। तो इट मींस अब हमने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। अब वो अगर बनाएंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन अब वो हम वो नहीं है। हम अब क्या है? हम बस अब इन्वेस्टर हैं, अपने आप को एनसी कहना मुनासिब है। हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स हैं, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एनसी सॉरी शेयर ऑफ अदर्स while we consolidate associate in consolidated financial statements। तो यहाँ सिर्फ किसका कॉलम बना है? इन्वेस्टर का, पेरेंट इन्वेस्टर। ठीक है, कौन सा कॉलम अब जेन से निकल जाए? ठीक है सर, ये क्लियर होता है? मैंने जो बोला हम एनसी हैं, वो कैसे? हमारे पास लेस देन 50% है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। अगर बाकी सारे मिल गए तो कंट्रोल तो उनका। ठीक है सर, तो इसी तरह कर ली फिलहाल लिखेंगे, कुछ हम चीजों से यूज तो हो गए हैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में, तो वो चीजें कुछ जेन से निकालनी है। एट एक्विजिशन से, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? 1 जनवरी 18। शेयर कैपिटल से किसका? एसोसिएट। एसोसिएट में देख, एसोसिएट में कितने पैसे लगाए, कितना शेयर में। ये शेयर कैपिटल 1000, रिटेन्ड अर्निंग्स और यार 120,000 क्या हो गया? 120,000 के ओपनिंग है, ओपनिंग है लास्ट ईयर का, क्लोजिंग है। हम किस रेट की वर्किंग कर रहे हैं? एक्विजिशन डेट व्हाट इज 99,000 एट एक्विजिशन। What was the equity on the acquisition date? 1 lakh हो गई। Any fair value adjustment? अपना हिस्सा लें और एनसीए को दें, जाने दें, अपना तो नहीं है। अपना लें और बस अपना ही ख्याल रखें। 40 से 40 का नाम हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, वही है वही 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 है। शेयर है पेरेंट, नेट एसेट्स में शेयर है एक्विजिशन डेट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 45। डिफरेंस ना लीजिएगा, डिफरेंस है क्या? पेरेंट हैज पेड मोर देन सर, पेरेंट हैज पेड मोर देन हिज शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन एसोसिएट। 5000 का फर्क है। आप जरा इन्वेस्टर की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ध्यान में लाना, और बाय डिफॉल्ट कॉस्ट मेथड अपने ध्यान में रखना सेपरेट में, अनलेस हमें इंफॉर्मेशन हो कि इक्विटी मेथड अडॉप्ट हो गई। बाय डिफॉल्ट सेपरेट में कौन सा? कॉस्ट मेथड, और कंसोलिडेटेड में डेफिनेटली कौन सा? तो हम उस तरफ आ रहे हैं, सेपरेट से इधर आएंगे। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ध्यान में रख के आप बताएं, आपको कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की फिगर नजर आ रही होगी? ढूंढे कौन सी? 45,000 या 40? 45,000। और ये जो 45,000 है, अपनी जरा कल वाली एंट्रीज जो अभी फाइनल हुई है वो जरा टेबल देखना। ये जो 45,000 है इक्विटी मेथड में भी एज इट इज ही रहना है, पहली एंट्री सेम ही रहनी। अब डिफरेंस है 5,000।
और डेफिनेटली ये 5000 क्या है, गुडविल क्यों है, पेरेंट एक्सेस पे की 5000 गुडविल है। आप लेकिन सिर्फ अपने जहन में जरा इस तरह रखें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पेरेंट विजुलाइज करें, तो इन्वेस्टमेंट के सामने 40 आ रहा होगा या 45 आ रहा है, 45 आ रहा। अब जरा उस 45 को इस 5 को जरा देखो, क्या 45,000 में 5,000 की गुडविल शामिल है? हाँ शामिल है, नहीं शामिल कहाँ? क्या 45 में 5 है इसीलिए डिफरेंस आ रहा है? तो क्या 45,000 में 5,000 गुडविल आपको नजर आ रही है? कहाँ नजर आ रही है? 45 में। तो IAS 28 ये कहता है कि अगर आपने एसोसिएट को कंसोलिडेट करना है, तो वो जो गुडविल है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहले ही आ रही होगी, उसे सेपरेट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। क्या सेपरेट प्रेजेंट हो नहीं सकती? कैसे नहीं किया जा सकता? इन्वेस्टमेंट हमने 40 कर दिया जाए और 5,000 अलग कर दिया जाए, तो एंट्री बोलेंगे मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट गुडविल डेबिट, गुडविल अलग दिखा दें, इन्वेस्टमेंट वापस 40 पे ले दें। लेकिन IAS 28 में हमारे बुजुर्गों ने क्या रिक्वायर किए, जब भी मैं कभी बुजुर्गों का वर्ड बीच में लाऊं तो अपने ठंडे दिल से सोचनी बात, और इख्तलाफ अगर यही रह जाए कि ये भी तो हो सकता है, तो डिसाइड हमारा ये हुआ है कि फिर अपनी बहस छोड़ देंगे। हाँ अगर इलॉजिकल है तो नहीं माना। 45,000 के अंदर गुडविल नजर आ रही है, क्या इसे सेपरेट प्रेजेंट किया जा सकता है? IAS 28 सेज कि इस गुडविल को सेपरेट प्रेजेंट करना रहने दें, इसके अंदर आ रही है कोई इशू नहीं, ताकि सिर्फ गुडविल वो नजर आया करें जो सब्सिडी से रिलेटेड, वो नजर आएंगी सर। तो कौन सी अलग प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम जब कभी ये वर्किंग किया करेंगे और गुडविल आ रही हुआ करेगी, तो हम इस डिफरेंस को इग्नोर कर दिया करेंगे। क्यों इग्नोर कर दिया करेंगे? नहीं पूरा सेंटेंस बोला, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये गुडविल पहले ही आ रही हुआ करेगी। क्या डिफरेंस आ नहीं रहा, लेकिन क्या वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल है? तो हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस को अलग प्रेजेंट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। एनी कंफ्यूजन? इख्तलाफ सिर्फ यही रहेगा कि अलग दिखाने में क्या हर्ज है, तो रहने देते हैं। लिखें आप, बल्कि एक सेंटेंस लिखें, गुडविल इज not separately presented in case of, बताएंगे, in case of investment and associate। Any conceptual confusion? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? तो इन अदर वर्ड्स कौन सी डबल एंट्री भी जहन से अब निकल जानी चाहिए? क्या जो गुडविल रिकॉर्ड होती थी सब्सिडरी में, उसी को डबल एंट्री भी होती थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? कौन सी डबल एंट्री होती थी? ना सर नहीं, गुडविल डेबिट खुदा का नाम, ये कौन सी डबल एंट्री? ये कंपाउंड एंट्री में से गुडविल निकलती थी बाहर सर। तो उस डबल एंट्री की कोई अब जरूरत नहीं रही। किसमें क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट में गुडविल की अमाउंट आ रही होगी अगर वो ज्यादा है। पहले जरा इसी को जरा कंप्लीट करना, इसी एग्जांपल को। क्या ये भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो? तो वो बहस अभी बाद में करता है। नोटेड है प्लीज। अब गुडविल तक मैं आ गया। सेंस वाली वर्किंग कुछ है जिनमें? सेंस एक्विजिशन टिल
हम जरा कोशिश करते हैं सब कुछ ही जहन में आ जाएगा। लेट्स से हम चेंजेस इन इक्विटी भी बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। जरा पहले डेटा एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है यार, तो क्या ये वर्किंग रेलिवेंट हो जाएगी? और सब कुछ अगर बना रहे हैं तो कब तक रेलिवेंट रहेगी? सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर। लेकिन सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर पे कब रुक जाते हैं? जब एक्विजिशन पिछले सालों में और हम स्टेटमेंट सारी बना रहे हैं, यहां से भी जो फिगर आएगी वो ओपनिंग बैलेंसेस को अफेक्ट करेगी। जी सर, क्या तरीका होता था इसका? शेयर कैपिटल क्या है, क्या था, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, कब की बात कर रहा हूं? रिटेन्ड अर्निंग्स लास्ट ईयर के एंड पे क्या है? नहीं बेटा 140 लास्ट ईयर के एंड, अभी लास्ट ईयर के एंड में क्या हो सर यार, क्या लास्ट ईयर के एंड पे रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, एक्विजिशन डेट पे क्या थी 99, डिफरेंस क्या है 21,000, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर। अपना शेयर में है, अपना शेयर कितने परसेंट है, और 8400 बोर्ड पे आ गया। हाँ जी बोर्ड भी है। कैसे आया सर ये? 21,000 में से कितना शेयर हमारा? 8400 से। अब ये जो वर्किंग है, अब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। ये तो पता है सबको सर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट आ गई है, अब उस पर हमने इक्विटी मेथड ड्रॉप करना है। 8400 को गौर से देखें, क्या ये हमारा शेयर है, प्रॉफिट में से शेयर है, ये डिविडेंड मिला है, तो इसकी सर एक एंट्री बना लिया करेंगे। फिर तो एंट्री बना देंगे इसकी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 45 लगाया और एक साल बाद 8400 कमा लिया, मिल गया, डबल एंट्री। रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट रिलैक्स। इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन ये शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर, क्या ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इस साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आना चाहिए? ये कहाँ जाना चाहिए? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की स्कीम में, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स में, एनसीए में भी? नहीं, हम उधर उधर वापस जाए। एक सब्सिडरी भी होगी, एक सब्सिडरी भी होगी, ये पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है, क्या इस प्रॉफिट शेयर में उस सब्सिडरी की एनसीए का भी हिस्सा होगा? तो सिर्फ क्या क्रेडिट होगा? ओपनिंग सीआर। ये ओपनिंग क्यों आया और सीआर ही क्यों आया? मैंने तो कहा था प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी बन रहेगी, लेकिन ये इस साल का प्रॉफिट शेयर नहीं है, लास्ट ईयर तक का जो प्रॉफिट शेयर है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट का फैक्टर है। नहीं सर, तो ये एंट्री हम साथ इसलिए लिख लिया करेंगे ताकि फिर हमें वर्किंग करते हुए जरा याद आए। ठीक है जी जी, 45,000 में गुडविल आ रही है, नहीं लेकिन उसमें आ रही है ना, तो उसमें प्लस हो जाएगा 84। सर जाने दें, गेन आ सकता है सर, ना करें यार, गेम चलने तो दें। क्या गुडविल के अलावा कुछ नहीं आ सकता सर? आने दें, इधर ही एंट्री फाइनल है सर। नहीं, उसके बाद जरा दोबारा अपना क्वेश्चन देखें जरा, कोई फॉर द ईयर का प्रॉफिट का शेयर भी है? क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इस 2500 सारा फोकस होगा एसोसिएट पे या पेरेंट पे? एसोसिएट पे। इसका 25,000 में प्रॉफिट हुआ, क्या इसमें भी हमारा करंट ईयर में शेयर है? तो देन करंट ईयर लिखना। अब डेफिनेटली वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी,
उसमें कैसे प्रेजेंट होगा मैं जब आएंगे क्वेश्चन पे सब बताता हूँ, लेकिन क्या करंट ईयर के प्रॉफिट्स में भी हमारा कुछ शेयर होगा? तो मैं उस कॉलम में जानबूझ के वर्किंग नहीं कर रहा, मैंने जानबूझ के कॉलम छोड़ दी। ये कॉलम कहाँ तक बस बना लेंगे अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और बाकी जो वर्किंग है फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सॉर्ट ऑफ में कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है सर। और करंट ईयर में कितना प्रॉफिट नजर आया आपको? 25,000, सारा अपना ही समझे, इंटू 40%, 10,000। इस 10,000 की एंट्री बता, इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ये फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेस्टर के प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा वो मेरे ख्याल फिर जरा एग्जैक्टली जरा सवाल आज बता दो। अदर इनकम कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से शेयर मिलना चाहिए बिफोर टैक्स में? ओनर्स को कहां से शेयर मिलता है? सारे खर्चों के बाद मिलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 8400 एंड दिस 10,000? वो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है। वो है लास्ट ईयर तक का, ये है करंट ईयर तक का। अगर करंट ईयर का अगर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं तो एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े। 8400 और 10,000 इकट्ठा होता था, और शायद हमारी हेडिंग की वर्किंग की हेडिंग भी होती सेंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। तो कितना टोटल चेंज होता? 18,400 बन जाता था। तो 18,400 की हम एंट्री करते, क्या करते इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई करेक्ट, सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे। सीआरई ओपनिंग क्लोजिंग की बहस नहीं, फिर सिर्फ क्लोजिंग में प्लस माइनस कर, प्लस दोनों फिगर्स प्लस कर। ठीक है, आफ्टर दीज एंट्रीज एक लाइन और लिखना, इन्वेस्टमेंट होना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आफ्टर दीज एंट्रीज फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की, अब डिविडेंड डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर कैसे आ रही होती? 45,000 प्लस 8,400 एंड प्लस 10,000, 63,400 becomes carrying amount of investment in the statement of financial position, carrying amount of investment in associate in the statement of financial position। यहाँ एक मिनट रुकें जरा यार, ये इन्वेस्टमेंट कट नहीं जाती? क्योंकि सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो अब ये इन्वेस्टमेंट कटी नहीं है, ये कहाँ नजर आती रहेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी। लेकिन अगर इक्विटी मेथड अडॉप्ट हो गया तो 45,000 में प्रॉफिट का शेयर प्लस होता है। डिविडेंड की बहस मैंने क्यों नहीं की? अगर डिक्लेयर होता तो यकीनन क्या होना था, फिर कहां से निकल के कहां जाना था? यहां से लेस होना था। तो दिस विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, क्या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी मेथड यूज होना? इक्विटी मेथड क्या है? इनिशियल एंट्री सेम है, बाकी शेयर प्रॉफिट रिकॉर्ड। अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल होगा तो कितनी फिगर वहां होगी? इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी होगी? 45, और दो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, उनके बाद फिर ये फिगर फाइनली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगी। जी आई होप कि कोई इशू नहीं है। यह है पेज नंबर 245 पे जाए, फर्स्ट 4 बुलेट सिर्फ आराम आराम से पढ़ा। फर्स्ट 4 बुलेट्स पढ़ते पढ़ते एग्जांपल 2 से पहले पहले तक पढ़ लीजिएगा।
नो सेपरेट डिस्क्लोजर, देयरफॉर नो फर्दर एंट्री। ठीक है, फोर्थ बुलेट। तो काउंटिंग एंट्रीज बस 2 ही रह गई प्रॉफिट शेयर वाली, और 2 भी इसलिए हुई हैं कि हम जरा अज्यूम कर रहे थे कि सारी रेलेवेंट स्टेटमेंट्स बन गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर है सर? चलें फिर एग्जांपल टू पे। पेरेंट एक्वायर्ड 40% इक्विटी of A on 1st January 2000 for rupees 85,000. As a rate of acquisition, the share capital and retained earnings of A were same data सवाए इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बदली। एनालिसिस इक्विटी की जल्दी से वर्किंग करें। एनसी जेन से निकाल देना है अगर आप एसोसिएट की वर्किंग कर रहे हैं। शेयर कैपिटल क्या था, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी, टोटल क्या था, शेयर क्या था, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या थी। डिफरेंस क्योंकि गुडविल है इसलिए इग्नोर हो गया। गुडविल है, गेन है सर, वाई सर? कम पैसे दे के ज्यादा शेयर, कितने दे के कितना शेयर, क्या कोई गेन हुआ सर? कटे हो सर? इस 35,000 को गौर से देखें, इसमें गेन वाला 5,000 है और सर जी है, प्लीज है, इतनी भी काउंटर नहीं बनना। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन क्या ये गेन हुआ है? तो इसमें अगर नहीं है तो क्या इसे रिकॉर्ड होना है? कर दे एंट्री। नहीं नहीं शेयर कैपिटल नहीं, नहीं वो कैंसिलेशन एंट्री इस तरह से नहीं है। अब सिर्फ गेन कितने रुपए देके कितने नेट एसेट्स मिल गए, तो 40,000 के नेट एसेट्स मिले हैं, दिए आपने 35,000 है, तो क्या 5,000 दिए बगैर 5,000 इजाफी मिल गया है? 5,000 इजाफी दिए बगैर, ठीक है बात है, क्या कुछ कम दे के कुछ एक्स्ट्रा नेट एसेट्स मिल गए? क्या एंट्री बनेगी? सिंपली इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, गेन क्रेडिट। लेकिन भाई ने सही कहा, ये क्या पिछले सालों का गेन है? पिछले सालों का सर, तो इस साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। कहाँ इफेक्ट होना चाहिए इसका? ओपनिंग्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्किंग का सिर्फ मकसद ये रह गया कि अगर गेन है तो पता चल जाए रिकॉर्ड, और अगर क्या है तो फिर वो ऑटोमेटिकली है। गुडविल है तो ऑटोमेटिकली शामिल है, नो सेपरेट प्रेजेंटेशन है। अगर गेन आ जाएगा तो उसकी बस एंट्री। लेकिन अपनी वर्किंग करेंगे तो शायद आइडिया होगा, तो शॉर्टकट की बजाय लिख के कर लिया गया। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। जी जी, 35,000 देके 40 मिला सर हमारी बुक्स में 35 रिकॉर्ड है, हालांकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वर्थ 40 है, तो 5,000 दिए बगैर 5,000 एक्स्ट्रा मिला, तो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट
35,000 और 5,000 हमने बगैर पैसे दे के ले लिए, तो टोटल 40 हमारा ऐसे 40 हो गया है 35 दे के ही। ये कैसे हो गया? कम लिया उसने, ज्यादा दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सेंस वाली वर्किंग करेंगे सर। कब से कब तक? टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ढूंढ ले फिर से फाइंड अप कर, तो सेम डाटा में 120 माइनस व्हाट इज 120? ठीक है लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर एंड तक था। एक्विजिशन डेट पे क्या था, डिफरेंस कितना है, हमारा कितना है, एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओपनिंग सीआरई क्रेडिट, ओपनिंग सीआरई क्रेडिट। फॉर द ईयर के प्रॉफिट में भी कोई आपका हिस्सा है? पूरा ही आपका है? कितना पूरा है? पूरा कितना है हमें क्या पता, बोर्ड पे नहीं है। कितना पूरा है सर? 25,000, 40%, 10,000 की डबल एंट्री सर। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, हाउ मच? 10,000। ठीक है सर। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें फाइनली आफ्टर ऑल दीज एंट्रीज। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट, अब ये वर्ड होता है ना सर, कैरिंग अमाउंट क्या मतलब? हाँ जी, बैलेंस शीट में जो वैल्यू आनी, स्टार्टिंग पॉइंट करें जरा, करें स्टार्टिंग एंडिंग बनाए। हिम्मत करो जवानों, हिम्मत मारो सर। $35,000 डन है सर, प्लस 5, 35 से गेम शुरू होनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 35 प्लस 5 कौन सा? प्लस 8,400 लास्ट ईयर तक के प्रॉफिट प्लस 10,000 इज इक्वल टू 58,400। 5,000 रुपए का फर्क है इस फिगर में और पिछली फिगर में। नहीं नहीं, गेन नहीं है, जितना गेन है वो रिकॉर्ड हो गए। क्या नहीं आया? गुडविल नहीं है। 45 वहां था, यहाँ 40 हो गया है, लेकिन वहां 5,000 गुडविल वाला था। 5,000 का फर्क है 63,400 में और 58,400। ये पेज नंबर 246 पे है, इसकी स्टोरी पढ़े तकरीबन स्टार्ट से जहां टेबल खत्म हो रहा है, पढ़ते पढ़ते नीचे समरी की हेडिंग लगा। ये वाला बंद कर दे, बाकी चला रहा है। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए सारे? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? पढ़ ले पूरा करो, समरी से पहले रुकना, समरी में साथ पढ़ेंगे।
जी सर, डन है सर, पढ़ लिया सर। चले सर, ये जो बहस हो रही है इसको समेट लेंगे। समरी ऑफ इक्विटी मेथड, द फॉलोइंग विल बी रेलेवेंट, रेडी, साइन रखने की आदत। The following will be relevant when applying the equity method. Number one, only investors' proportionate share is accounted for. Percentage share 40%, and thus NCI interest is, मतलब मीन्स उसे बाकी से हम कंसर्न ही नहीं, सिर्फ क्या करना है आपने, अपना प्रोपोर्शनेट शेयर काउंट करना। तो किसका कॉन्सेप्ट खत्म। नंबर टू, ओनली ए सिंगल लाइन आइटम, बैलेंस शीट देना बनाया, एक लाइन नजर आएगी बस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किस नाम से, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ एसोसिएट के केस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या नजर आएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से एक लाइन आइटम, बड़ी कोई है किसी की लाइन आइटम्स, हेडिंग्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिनके आगे अमाउंट्स आ रही होती हैं। देयरफॉर एक और आपके लिए जो चीज आपने कंसोलिडेशन सब्सिडी से सेग्रीगेट करनी है, unlike consolidated statement of financial position, the asset and liabilities of associate are added, और ऐड होती हैं यार, कहाँ होती हैं, कहाँ ही बहस खत्म हो गई। अब हमारा ये कंसर्न नहीं रहा कि सारे एसेट्स लेंगे और फिर उसमें एनसी का शेयर देंगे, अब हमारा काम सिर्फ क्या रह गया, अपना शेयर। तो क्या खत्म हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस करते थे सर, वो कहाँ नहीं होता। सिमिलरली a single line item, that is share of profit from associate, is reflected in statement of comprehensive income. Yes, sir. Therefore, unlike consolidated statement of comprehensive income, income and expenses of associate, क्या सेल परचेज कॉस्ट ऑफ सेल ऐड होती थी सर? कहाँ होती है अभी भी, सब्सिडी में अभी भी होती है, कहाँ नहीं होती। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बना रहे होंगे तो उसमें हमें सिर्फ एक लाइन मिलेगी एसोसिएट के नाम से, किस नाम से वगैरह आएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। वैसे मेरे ख्याल आगे भी लिखा नजर आ जाना, इसकी प्रेजेंटेशन लिखना जरा कहाँ होती है, जरा इनकम स्टेटमेंट के फिगर्स बोलना शुरू करें, नाम सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, बोलते रहे फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जस्ट पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जस्ट ऊपर वाली लाइन ये वर्ड फिगर्स प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंटेड अदर इनकम टाइप चीज है, लेकिन रादर देन अदर इनकम में प्लस कर दें, सेपरेट प्रेजेंटेशन है, नजर कम से कम सेपरेट आ जाए, इट इज प्रेजेंटेड जस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो किस जगह आप याद करवाया करेंगे, प्लीज याद करवा दीजिएगा यार, पूछ ही दिया यार मैंने, किस जगह याद करवा दिया करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम प्लस कैलकुलेट करने लगेंगे तो उससे पहले क्या याद आना चाहिए कि कोई शेयर ऑफ एसोसिएट तो नहीं है, अगर है तो उसको लिख लेंगे, और अगर लॉस में कोई शेयर निकला है वो इशू नहीं, मतलब शेयर ऑफ लॉस लेस हो गया, एक्सपेंसेस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या जेन से निकल जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए क्या जेन से निकल जाना चाहिए, कैसे से ऐड होना, लायबिलिटीज ऐड होना, और इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऐड लेस की बहस खत्म हो। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बिल्कुल आई गई बात, चलो अच्छा हो गया लिखिए। The share of profit of associate is presented in the consolidated statement of comprehensive income immediately before calculating the group profit before tax। अब यहाँ ग्रुप वर्ड क्यों आया, सब्सिडी भी होगी, सब्सिडी भी होगी तभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 6 एनी गुडविल राइजिंग एंड एक्विजिशन, ये मेरे ख्याल बात रिपीट हो रही, पढ़े 3 और 4 देखें वही, आखिरी जरा सेंटेंस अंडरलाइन करें क्योंकि अब इसकी सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं है,
तो इस गुडविल की, बल्कि अमोर्टाइजेशन तो इसकी पहले भी नहीं है, इम्पेयरमेंट आ जाएगी, अमोर्टाइजेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अमोर्टाइजेशन याद है इसकी गुडविल की नहीं है, इट हैज इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। सिर्फ क्या होता है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन। ये गेन आ रहा है, पढ़ ले। गेन आ जाए तो रिकॉर्ड होगा सर, काउंटिंग फॉर गेन और गुडविल, ये भी मेरे रिपीट हो रहा है, पढ़ ले कहीं। चलिए सर, जितनी बातें हुई जरा इसको आसान से क्वेश्चन की बेस पे पहले जरा जहन में सही सेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 खोलो, पेज नंबर 247। रेडी है? The draft statement of financial position as at 31st December 16 of 3 companies are set at below. Assets, बल्कि पहले businesses के नाम है शायद, हीलियम, सल्फर, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स में शेयर इन सल्फर 60%, शेयर इन आर्सेनिक एसोसिएट। थोड़ी देर सेटिंग का मैंने फिगर्स का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 75 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। करंट एसेट्स में 445, 160 एंड 80। ठीक है, सॉरी फिगर्स जरा शायद सही है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट पेज, नॉन करंट लायबिलिटी सर। The reserves of surplus sulfur, the reserves of sulfur and arsenic when the investments were acquired were what is 70 and 30 respectively? प्री एक्विजिशन है, बिल्कुल सिंपल सा। फिलहाल इसलिए डाटा है कि जरा ये जो नई बात हुई है ये जरा सही सेट हो रही है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनानी, आज हम पिछले पेज पे आधा सफा इस सवाल के लिए शायद सफिशिएंट हो बैलेंस शीट के लिए, तो हाफ पेज के नीचे आ जाए। बताएं क्या जहन में आता है, क्या कर लें पड़ा। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एस के साथ साथ ए भी हुआ करेगा, लेकिन डेफिनेटली इकट्ठा नहीं हुआ करेगा। अब एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट, फिर अलग अलग आप दो वर्किंग्स किया करेंगे। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम सर, गेम ऑन। पेरेंट में, सॉरी सब्सिडरी में पेरेंट का कितना शेयर है, और क्या एनसी कंसिडर करेंगे कितने परसेंट, 40%। अब ये बस सिर्फ ये होना चाहिए कि चीजें ज्यादा हो जानी है और देयरफॉर कंसंट्रेशन जरा बढ़ानी पड़ती है। थाउजेंड्स में डाटा है तो 1000 में गेम ऑन करेंगे। शेयर कैपिटल क्या था, अब ये दो बैलेंस शीटें हो जानी है तो सही जगह नजर पड़नी चाहिए। कर दें हिम्मत। शेयर कैपिटल क्या था 30, इसका रिजर्व्स क्या थे, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। रिजर्व्स क्या थे, फिगर्स बढ़ जानी है सर जी, फिगर्स ज्यादा हो जानी है, ध्यान रखना पड़ना। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स क्या थी 100,
एनी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट? 60% हो गया पेरेंट का, 40 हो गया एनसीई का। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसकी? पेरेंट की। किसमें? कितनी? 75। एनसीई फेयर वैल्यू पे तो नहीं है, डिफरेंस ले लें, इग्नोर कर दें, सेपरेट प्रेजेंटेशन होनी है। क्या यहाँ वो कंसोलिडेटेड डबल एंट्री होनी है? मतलब वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़नी है। एनी कंफ्यूजन सर? पार्शियल गुडविल मेथड, सेंस एक्विजिशन रिक्वायरमेंट देखें नेक्स्ट पेज पे, कहां तक करूं? सेंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। रिजर्व्स में गेम लग रही है, क्या है? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो हम रिजर्व कार्ड लिख रहे हैं, पूरा कर लें। रिजर्व्स क्या हैं? कहाँ हैं? पिछले पेज पे हैं। क्या थे? कहाँ हैं? अगले पेज पे। 110 के है सर। डिफरेंस, चेंज, तब्दीली, तब्दीली है सर। पेरेंट शेयर, एनसीई शेयर, ओके सर। जी सर, एनालिसिस ऑफ इक्विटी फेयर। ख्वाहिश मेरी थी कि आप लोग साथ साथ चलें, अगर आपने कोशिश की है तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह गेम बस अब इकट्ठी होने वाली रहेगी। एट एक्विजिशन से पेरेंट इन्वेस्टर है 30%। और कौन सा कॉलम खत्म? शेयर कैपिटल क्या था? शेयर कैपिटल क्या था? अब कहाँ नजर गई आपकी? एसोसिएट की बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ये 3 हो जाया करनी है। रिजर्व्स 30, 100, 100, 90, 27 और 70%। जज़ाकल्लाह। इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक, ये किसकी बैलेंस शीट में फिगर हुआ करेगी? पेरेंट की। से पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स है, एक मोर देन 50% है और एक लेस देन 50% है, लेकिन मोर देन 20%। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट। बाकी डेफिनेटली सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको बड़े होना है, और बड़े होने का मतलब ये है कि जरा सिर्फ ये कैफ वाला जो बैरियर है ये क्रॉस करना। तो ऐसी बच्चों वाली बातें हो रही हैं, खत्म करें फटाफट। कहाँ फंस गए? 30 से। व्हाट इज 30? डिफरेंस ले लें। अब ये प्रॉब्लम है ना, गौर से देखें और हल्का सा क्रॉस करके गेम खत्म कर दें। एक दफा लिख रहे फाइनली, नो सेपरेट प्रेजेंट। गेन बनता है यार, गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ना यार। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? क्या बोला? डिफरेंस आ तो रहा है,
लेकिन नो सेपरेट प्रेजेंट, 30 में आ रहा है। एक बार फिर अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, 30 में 3 है, 30 में 27 है, 27 तक तो पैसे दिए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं, वो भी 30 में है। ठीक, ये सेंस वाली वर्किंग, सेंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व्स कर ले 100 माइनस 30, 70 में से 30% शेयर 21। इस 21 की अब एंट्री लिखने की हमने आदत डाल दी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई क्रेडिट, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। वाई सीआरई ओनली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। बस ये सर, कोई एंट्री ऐसा नहीं हुई, कोई कंसोलिडेटेड इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आ रही कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जी बिल्कुल ठीक है, ग्रुप जो है वो पेरेंट के नाम से बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, हीलियम ग्रुप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st December 2016, rupees in thousands। स्पीड हो रही है सर, ये जरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन जाएगा। नॉन करंट एसेट्स, ये चार्जिंग केबल है, नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इकट्ठे हो जाइए प्लीज, पहले सुन लिया करें एक बात, एक एक लाइन। 400 प्लस 100 और प्लस हो गया 160। ये दिल बहुत किया करना है, लेकिन याद रखने की कोशिश करनी है। अच्छा वाला एक सीक्वेंस बना हुआ था तो ब्रैकेट क्लोज हो गई। हाँ डेफिनेटली एडजस्टमेंट सिर्फ एनी हो तो वो अलग इशू है, कोई एडजस्टमेंट हमें कंसोलिडेटेड नहीं मिली। देख रहे हैं 400 प्लस 100, मैंने तो कहा था ये प्लस नहीं हुआ करेगा, एसोसिएट का नहीं हुआ करेगा, सब्सिडी की स्टोरी रिमेन सेम। जी सर, उसके बाद आ गई इन्वेस्टमेंट, सल्फर वाली इन्वेस्टमेंट की जगह गुडविल ढूंढ लें 50। और अगली लाइन जरा मेरे साथ पहले समझ लें, इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक, तरीका सुने जरा कैंडीज का क्या होता है। कॉस्ट आपने वहीं से उठानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से 30। अब आपने अपनी वर्किंग्स में जाना है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ ए देखना है, कोई एंट्री तो नहीं की हुई जो इन्वेस्टमेंट का अफेक्ट कर रही है, प्लस 21 और बस फिलहाल यही है 51। तो 30 कहां से मिला करेगा, पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और देन फिर उसमें एडजस्टमेंट्स हमने लिखी हुआ करेंगे एनालिसिस ऑफ इक्विटी वगैरह। डन है सर। करंट एसेट्स स्टेट में फिगर्स दी है, तो 445 प्लस 160 ब्रैकेट क्लोज 6 रुपए।
डन है सर, प्लीज ब्रैकेट क्लोज। इक्विटी बनवा दें, टोटल के लिए जगह छोड़ दें। इक्विटी जरा सुन ले करने जरा। शेयर कैपिटल जी मिस्टर उबैद, क्या मिशन ऑन है? पढ़ाई का ही होगा डेफिनेटली, इसके अलावा तो कोई बात ना कभी की ना करनी। शेयर कैपिटल से उबैद जब जाती कर रहा इस तरह तकरीबन 3 हफ्ते भी ये भी जाया हो गए आफ्टर द रिजल्ट या ईद कह लें, हो गए हैं। पहले तो हुए थे, ये भी हो चुके हैं। ना ना कोई तीसरा चैप्टर नहीं हो रहा, ये हमारा पता नहीं कौन सा होगा, आपका पता नहीं कौन से वाला तीसरा होता है। ना कर इस वक्त गेम खराब हुई है। कल जो आपने सवाल किए मुझे यहाँ बैठ के, शो समथिंग नॉट बस काफी इतना। लेकिन अब हो जाए सीरीज, कम से कम कुछ लिख लिया कि 2-4 फिगर वही हरकतें शुरू हुई हैं। एक अल्लाह के ब्लेसिंग होगी एक दफा इंशाल्लाह, अब भी होगी, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट कर। कब से? अभी से कर ले, मेरा शुरू कर ले, इक्विटी तो बना लो। शेयर कैपिटल जहां बैठते एक नई टीम बना लेते, वो भी तैयारी होते हैं लगता है। शेयर कैपिटल किसका तो वैसे ही कट गया और किसका लेना ही है। retained earnings, sorry, see consolidated retained earnings, है consolidated retained earnings, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 650, बाकी जरा एक मिनट जाए जरा एनालिसिस ऑफ इक्विटी एफएस में 60, उसमें जो प्री एक्विजिशन है वैसे कट गई और जो पोस्ट एक्विजिशन है उसमें से शेयर आ गया। और सिमिलरली 66, ये जो आगे 100 है बैलेंस शीट सामने रखिएगा, तो आगे जो 100 है इसमें से भी हमारा प्री वाला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और जब पोस्ट एक्विजिशन उसकी हमने एंट्री लिखी हुई, ढूंढ ले जरा, तो +21 होना, +21, तो 650 कहां से आया? शायद वही तरतीब है, पेरेंट की अपनी बैलेंस शीट से और उसके बाद फिर एनालिसिस इक्विटी से फिगर्स आएंगे, सम कर दो 737 837, काश हालात ठीक होते। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये 66 मिल गया सबको? कहां से मिला? 21 कहां से मिल गया? तो वो तो की नहीं है, वो तो बनाई नहीं हुई, बना ली हुई है सर 21 सर। जी सर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सिर्फ कहां से और किस कॉलम से मिलेगा? एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ ऐसे ही मिला करेगा और वहीं से मिलेगा जैसे रोज मिलता है, 40 + 44, और डेफिनेटली अगर कोई एनसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो वो सॉरी एज इट इज 84, टोटल हो गया 921, टोटल इक्विटी ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। बाकी नॉन करंट लोन्स नहीं है शायद, 200 + 50 250, ये करंट लायबिलिटी कोई नहीं है सर, तो टोटल कर लो 1117, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसोसिएट तो नजर ही नहीं आ रही। आ रही है सर? नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है यार, इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है डेफिनेटली। सेकंड इफेक्ट सीआरई में वो एक अलग इशू है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, सिर्फ एक लाइन के तौर पर नजर, एक लाइन आइटम के तौर पर नजर। जी नेक्स्ट पेज पे है, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्या चेंजेस आएंगे? ये नोट हो गया भैया?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Page number 248. Hyde holds 80% of the ordinary share capital of Seek, acquired on 1st February 16, and 30% ordinary share capital of Arrive, acquired on 1st July 2015. एक सब्सिडरी है सीक और एक अराइव एसोसिएट। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड इज 30 जून 16। देख के बताएं एक्विजिशन किसकी ड्यूरिंग द ईयर है और किसकी लास्ट ईयर है। चलो ठीक है, लेकिन बहरहाल अराइव में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पूरा साल है। ठीक है, चलो एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, दोनों ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। लेकिन सब्सिडी की एक्विजिशन कब है? तो फरवरी से लेके इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 5/12 करेंगे सब्सिडी। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सर जी दी हुई, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अदर पे छोड़ दें, नेक्स्ट लाइन। इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी ऑफ सीक at 30th June 16 was 50,000 for goods purchased from Hyde in May 16, which the later company had invoiced at cost plus 25%. दोबारा गौर से पढ़ें, एक मिनट गौर से पढ़ें। क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है और मेरा ख्याल है इतना खरीदा भी था। Included in the stock was 50,000 for goods purchased from in May 16, but the later had means to say क्या ये फिगर्स डिफरेंट हो सकती हैं? yes sir. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट किस में करेंगे? जो स्टॉक पड़ा ये सारी पड़ा 50 का 50 पड़ा, एक एंट्री करवा दो। पेरेंट टू सब्सिडी सिचुएशन है या सब्सिडी पेरेंट? भैया सीख के पास पड़ा है यार, सीख के पास पड़ा है, बेचा किसने सर? एडजस्टमेंट करवा 50,000 divided by into 25 is equal to 10,000. Cost of sale debit, stock credit by rupees 10, thousands में लिख रहा हूँ। NCA will not be। आधा पेज रखें, नीचे एंट्री लिखो। जी सर, भाई डिस्टर्ब कर रहा हूं। जी ठीक है। अब एक लाइन और लिखी हुई, देयर वाज नो गेन ऑन एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट। नहीं, अब इसका अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है? आराम आराम से सब्सिडी पहले जेब में लाए। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में अगर गुडविल आई है उसका तो प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट नहीं है और इम्पेयरमेंट का कोई रेट नहीं बताया, और अगर गेन नहीं है तो फिर एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग की जरूरत नहीं है अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना। और एसोसिएट में भी अगर गेन नहीं है और गुडविल है तो वो वैसे ही सेपरेट प्रेजेंट भी नहीं होनी, और अगर उसका जो भी इफेक्ट होना है वो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर गेन्स नहीं है तो शायद हम रिलैक्स होके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। असल में एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, अगर एक्विजिशन पिछले साल में होती फिर चाहे गेन आया भी होता वो ओपनिंग में आता तो प्रॉफिट लॉस इफेक्ट नहीं होना।
ठीक है, सिर्फ एक काम शायद हमें करना पड़ना, एसोसिएट की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा। एसोसिएट, क्या एसोसिएट की सेल परचेज आपने प्लस करवानी, लेकिन क्या एसोसिएट का जो प्रॉफिट है 594 ढूंढा था, 594, क्या इसमें पेरेंट का शेयर है? इस तरह पेरेंट शेयर रिकॉर्ड होना, मैंने तो कहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से होता है, प्रेजेंटेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले, कैलकुलेशन कहां से होनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से शेयर होल्डर्स को हिस्सा मिलता है। तो प्लीज शेयर ऑफ एसोसिएट, या सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ पेरेंट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, किसका शेयर किसमें, एसोसिएट के प्रॉफिट में। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढे, पेरेंट का शेयर ढूंढे, 178, ठीक है, एंट्री बोल दें सोच के, इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम क्रेडिट कर रहे हैं, ये फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले अपीयर होगा, और अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते फिर ये सीआरई में जाना था। इन चीजों को बस कोशिश करके जरा इकट्ठा कर लेना। एनी कंफ्यूजन मतलब, जी सर स्टेटमेंट शुरू करें, ये बटा लिखे, फॉर्मेलिटीज पूरी करें। Consolidated statement of profit loss for the year ended 30th June 16, rupees in thousands, 12614 into 5. जी सर सेल 12614 एक करवा देना फिगर स्टार्ट, 12614 इंटू 5/12 में आना चाहिए सर, और -50 मैंने क्यों किया जरा नीचे देख के लग रहा है, बट 12 इस लाइन से कि शायद इतने ही खरीदा है, वरना डेफिनेटली यहाँ कौन सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जो टोटल खरीदा है इररिस्पेक्टिव के कितना बचा है। तो देख लें सेंटेंस, 50 ही खरीदा लग रहा है और उतना ही पड़ा लग रहा है, तो मैंने यहाँ क्या समझ के लिखा, पड़ा लग रहा है या खरीदा लग रहा है, सेल परचेज समझ के मैंने लिखी। क्लियर है प्लीज, एसोसिएट को नहीं आपने प्लस करवाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 11318 प्लस 5524 इंटू 5/12 -50 पहले कर लें, बाकी +10 ढूंढना, +10 या -10 पर जाने दे, प्रॉफिट कम हो रहा है।
जी ग्रॉस प्रॉफिट तक आता share of profit income, other income के बाद share of profit. जी अदर सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना अदर इनकम 150 है ही किसकी एज इट इज आ गया तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस फाइनेंशियल चार्जेस ना होने की वजह से अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच गए लेकिन उससे पहले फिर जेन में लाएं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट और इसकी अब वर्किंग हुई भी है 178 पॉइंट्स में लिखा हुआ? नहीं देख रहे तो फिगर लिखवाई थी 178 ही है अब इसने भी ऐड होना सर प्रॉफिट का शेयर है ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगी फिगर्स तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1879 टैक्स आ गया 621 प्लस 275 इंटू 5/12 कहां से आ गया एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर 736 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल 143 एट्रीब्यूटेबल तो बनाया जरा बनाया खुद ही बना लो इसमें फिर मुझे खतरा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कोई नहीं बेटा अप्लाई कर दें आई कैप इंशाल्लाह जब प्रिंटिंग प्रोसेस खत्म होगा तो मिल जाएगा आई कैप को मेल कर दें ठीक है सर 2020 वाले चल जाएंगे मिस्टर तैयब पिछले कौन से थे 20 वाले नहीं मैंने कब कहा कि ना इस्तेमाल करें सर ये F1 में भी अलाउड है अलाउ हो गया ये है साइड पे नहीं कोई अपडेट आई हुई है कब आई रिजल्ट के बाद अब क्या बच्चे को बचा रहे लेकिन चले रट्टे से जान छूट सकती है बस नहीं रट्टा भी जो लगाना पड़ता था IAS 40 को IAS 23 को बल्कि ज्यादा स्टैंडर्ड तो वहां है शायद यस चलें सर और जाने दे मोहसिन साहब कोड ऑफ एथिक्स भी मंगवाने हैं एंजॉय कर रहे हैं सर आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लें सर कैफ के बाद अब सब कुछ ही आपका हो जाएगा एट्रीब्यूटेबल बना रहे हैं सर वन ऑफ द पेरेंट एंड सी चल जाएंगे मेरे ख्याल 2020 वाले तो चल जाएंगे लेटेस्ट बच्चों ने 21 वाले लिए थे 20 वाले ये जब पिछली दफा नहीं 20 वाले ही मिले चले सर ये एनसी बना रहा है एनसी का स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन सर ये गेम संजीदा है सर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है कोई एडजस्टमेंट एनसी का इफेक्ट करे कर तो रही है 10 वाली एडजस्टमेंट into 20%. NC will not be affected here. 30. 1113. आप काफी दिन बाद है मैंने बड़ा ढूंढा आपको यो बैच फ्रेंड
ग्लासेस में जाए, मैं काफी दिन ढूंढता रहा आपको। खैरियत बहुत जाने दे यार, परसों कितने अरसे बाद आए थे? काफी अरसे बाद आए थे। खैरियत है? तबीयत ठीक है? अच्छा। हर बंदे को अपने जैसा मत समझे, तो कुछ दो चार गरीब तो हैं जो पढ़ते हुए नजर आते हैं, जिनको मैं ढूंढ रहा होता हूँ, वरना आपकी तरफ देखते देखते तो मेरी नजरें वापस मेरी तरफ जोर से आती हैं। अम्मी को देखा जा रहा है, हमारा क्या काम है स्टोरी ना करें को, गरीब एक दो तो पढ़ लेना जी। सर जी 1143 डन हो गया सर। अभी एक या दो दिन अभी हैं आपके पास, तो पिछला अगर कवर कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसके फुल कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैक्सिमम रखा है इंशाल्लाह कल के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज कोई ऐसा मेरी तरफ से नया काम नहीं है। अल्लाह हाफिज़। नहीं अगर उसमें भी सही है, तो मुझे शाम को जरा याद करवाया, उन्हें भी कहते हैं R1, लेकिन हफ्ता 10 दिन ठहर के कहेंगे मैं यार, क्या हाल है? अल्लाह हाफिज़। तो एक आध सवाल जो सबसे बड़ा अभी तक महसूस हुआ है, रैंडमली अटेम्प्ट कर लें दोबारा जाकर।